फिर से स्वागत है। और आज हम परिचर्चा करने वाले हैं बिहार में मूर्तिकला। बिहार की मूर्तिकला यहाँ के इतिहास का वर्णन करने वाली कला के रूप में देखी जाती है। दीदारगंज पटना से प्राप्त स्त्री मूर्ति, बुद्ध की ताम्र मूर्ति और मृण्मयी मूर्तियां यहाँ की मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करती हैं। मौर्यकालीन मूर्ति कला का अद्भुत नमूना पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति है, जिसे कभी दीदारगंज याक्षी या कभी स्त्री रत्न के नाम से जाना जाता है। मटियाले भूरे रंग में बलुआ पत्थर से बनी यह मूर्ति सीधी खड़ी हुई मुद्रा में एक स्त्री को दर्शाती है। इसका एक हाथ ऊपर की ओर है, जिसमें वह एक चौवड़ को पकड़े हुई है तथा दूसरा हाथ टूटा हुआ है। मौर्यकालीन पालिश का इस पर भी उत्तम प्रयोग हुआ है। अभी यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे मौर्य काल की श्रेष्ठ मूर्ति माना जाता है। 5 फीट ऊंचाई वाली यह मूर्ति एक स्त्री यक्षी की है और इस पर विशेष प्रकार की चमक है। इसकी केश राशि गुथी हुई है तथा इसकी कलाई में चूड़ियां और गले में मुक्ताहार है। गुप्तकालीन नारी सौंदर्य की प्रतीक इन मूर्तियों के निर्माण के दौरान सांचे का उपयोग किया जाता था। बौद्ध और पौराणिक देवी देवताओं की इन मूर्तियों का सौंदर्य अप्रतिम माना जाता है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति 75 फीट ऊंचाई वाली इस मूर्ति को गुप्त काल की एक श्रेष्ठ रचना माना जाता है। यह भागलपुर के सुल्तानगंज से मिली थी और फिलहाल इंग्लैंड के बर्मिंघम के एक संग्रहालय में रखी हुई है। मौर्य काल में मूर्ति कला काफी विकसित हो चुकी थी। मौर्य वंशी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभों के शीर्ष पर बने हुए पशुओं में मुख्यतः सिंह का उपयोग हुआ है, किंतु रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ के शीर्ष पर सांड है। जहां सिंह की बनावट पर विदेशी कला के प्रभाव देखे जा सकते हैं, वहीं सांड के बनाने के ढंग में स्थानीय कला का उन्मुक्त निखार लक्षित होता है। पशुओं के उपयुक्त आकार के अलावा मौर्यकालीन मूर्ति कला के अन्य और अधिक उत्कृष्ट नमूने भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में यक्षों की 2 मूर्तियां हैं जो पटना से प्राप्त हुई है, किंतु अभी कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये मूर्तियां हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर की बनी है और इनका आकार विशाल है। प्रसिद्ध पुराविद काशी प्रसाद जायसवाल ने इन्हें अजात शत्रु और उदयन की मूर्तियां बताया है, परंतु इनकी बनावट और आकार अन्य स्थानों से प्राप्त यक्षों की मूर्तियों के अनुरूप है और अधिकतर इतिहासकार इन्हें अज्ञात यक्षों की प्रतिमा ही मानते हैं। पटना के लोहानीपुर मोहल्ला से पुरुषों के नग्न शरीर के 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रही होंगी। इन निर्माण में भी जैन शैली की कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। इनमें एक पर मौर्यकालीन पत्थर की पालिशी का उपयोग है, जिसके आधार पर इसे जैन कला के आरंभिक ऐतिहासिक नमूनों में से एक माना जाता है। शुंग और कुषाण काल में कला का विकास जारी रहा, मगर इस काल के नमूनों से मौर्यकालीन कलात्मक गुणवत्ता नहीं प्रकट होती और इनकी संख्या भी बहुत कम है। गुप्त काल में पुनः वास्तुकला और मूर्ति कला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। इसकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित और मथुरा कला से प्रभावित शैली से प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन मूर्ति कला के नमूने नालंदा, भोजपुर, रोहतास, राजगीर, वैशाली, गया, सुल्तानगंज, पटना आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव इनमें अधिक झलकता है। गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। नालंदा का विद्या केंद्र और इससे संबंधित कुछ अवशेष गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा गुप्तोत्तर काल में भी बनी रही। पाल युग में पत्थर और कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ, जिसका प्रसार बंगाल में भी देखा जा सकता है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की शैली में निर्णायक देन धीमन और उसके पुत्र बिट्ठपाल की रही। ये नालंदा के निवासी थे और 9वीं शताब्दी ईस्वी के 2 महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल
देवपाल के समकालीन थे। नालंदा में मंदिर स्थल संख्या 13 से प्राप्त अवशेष धातु को गलाने और उसे सांचों में ढालने के प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ही ढली, जिसके अनेक नमूने नालंदा और कुकड़ीहार जो गया के समीप है से प्राप्त हुए हैं।